हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पर अपने मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा बढ़ते रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 का प्रश्न 25 से लेकर, चूंकि यह एनालॉजी का तीसरा वीडियो होने वाला है, तो आपको बता दें कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप अच्छी तरह से एनालॉजी टेस्ट के प्रश्नों को समझ सके। फ्रेंड्स, एनालॉजी टेस्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसके जो सभी प्रश्न आपको कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आप देख रहे हैं। और इधर आपका सामने ये रेलवे का भी एग्जाम है, जो कि उसमें एक दो, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आप एनालॉजी टेस्ट के सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, और इसके प्रश्नों को बनाने में आपको आसानी होगी जब आप सभी तरह के मतलब प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। और इसमें इसमें मेन है कि आपको वर्ड पर पकड़ होना चाहिए, शब्दों पर पकड़ होना चाहिए, शब्दों की समझ होना चाहिए। जितना आपका शब्दों पर पकड़ होगा, आप इस ये सभी तरह के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 25 आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रतीक्षा ऊब तो शिक्षा डैश, प्रतीक्षा ऊब तो शिक्षा डैश। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारा प्रश्न आपको बता चुका है। तो फिर से आप देखें यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ जो ये साइन दिया है, हमने फिर से आपको बताने का कोशिश किया, ताकि आप समझ पाए, अगर न्यू स्टूडेंट हो तो भी आपको जान पाए। तो यहाँ पर ये जो ये साइन दिया है, ये अनुपात का साइन है, और ये जो दिया है ये समानुपात का साइन है। अनुपात कहने का मतलब कि इस दोनों के बीच अनुपात, और यहाँ पर भी अनुपात का साइन दिया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है, कहने का मतलब कि शिक्षा और ये जो आपका आंसर उसके बीच अनुपात, और ये समानुपात। कहने का मतलब कि इसके बीच जो अनुपात है वो, और इसके बीच जो अनुपात है वो, दोनों क्या होना चाहिए? समानुपात, यानी समान होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हम अनुपात के यहाँ पर मैथ वाला दिमाग न लगाएंगे, मैथ वाला दिमाग न लगाएंगे। यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे क्या, कि जो रिलेशन प्रतीक्षा और ऊब के बीच है, वही रिलेशन शिक्षा और इसके बीच होना चाहिए। यानी जो रिलेशन शिक्षा के बीच है वही शिक्षा और ऊब के बीच है, वही प्रतीक्षा और ऊब के बीच है, सॉरी, ये जो रिलेशन प्रतीक्षा और ऊब के बीच है, वही रिलेशन शिक्षा और इसके बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखें, प्रतीक्षा ऊब शिक्षा डैश। प्रतीक्षा यानी आपको पता है कि प्रतीक्षा से क्या होता है? ऊब होता है। अगर आप किसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको ऊब महसूस होगा, उबने लगेंगे। उसी तरह से शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करने से क्या होता है? ज्ञान होता है। जिस तरह से प्रतीक्षा करने से ऊब होता है, उसी तरह शिक्षा ग्रहण करने से ज्ञान होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होने वाला है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन 5 क्या है? ज्ञान। प्रश्न 26 है, टखना घुटना क्लाई डैश। टखना घुटना क्लाई डैश। फ्रेंड्स, अगर आपको अंगों की जानकारी हो तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। अगर आपको अपने शरीर के अंगों की जानकारी हो तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। टखना और घुटना। टखना जो होता है पैर का, और ये घुटना भी है जो पैर के जोड़ के अंगों का नाम है। जहाँ पर पैर का जोड़ होता है उसको टखना और घुटना बोलते हैं। आप पैर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पर जोड़ होता है उसको टखना बोलते हैं, और जो आपको हम लोग अपने देहाती भाषा में ठेगुना बोल देते हैं तो उसको घुटना बोलते हैं। तो ये सब दोनों क्या है? पैर का जोड़ है। उसी तरह से आप कलाई देखेंगे तो कलाई हाथ का जोड़ है, कलाई कलाई। और उसके बाद दूसरा केहूनी, यहाँ पर हाथ लेंगे तो ये जोड़ नहीं है, उंगलियां लेंगे तो ये भी जोड़ नहीं है, टखना लेंगे तो टखना तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही। तो कलाई, कलाई के साथ केहूनी आएगा, केहूनी भी हाथ का ही जोड़ है। कलाई और केहूनी, जिस तरह से टखना और घुटना पैर का जोड़ है, उसी तरह से कलाई और आपका जो आंसर केहूनी होने वाला है वो हाथ का जोड़ है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर केहूनी होगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। क्या? केहूनी। प्रश्न 27 यानी 27 है कि रात दिन तो दयालु डैश। रात दिन दयालु डैश, यानी रात और दिन के बीच जो रिलेशन होगा वही रिलेशन दयालु और इस क्वेश्चन मार्क यानी खाली जगह दिया है वहां पर जो आपका आंसर होगा उसके बीच होना चाहिए।
तो रात, रात और दिन आप देखेंगे तो आप समझ रहे हो कि रात और दिन, रात और दिन एक दूसरे का उल्टा है, रात का दिन, रात का दिन। उसी तरह से दयालु, दयालु का उल्टा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो कुपित हो जाएगा। यहाँ पर सहायता दिया है, सहायता दयालु से कोई रिलेशन नहीं रखता है, प्रसन्न दयालु से कोई रिलेशन है, तो स्नेही भी कोई रिलेशन। यहाँ पर कुपित, कुपित यानी निर्दय, निर्दय के सेंस में है दयालु और निर्दय। तो यहाँ पर जिस तरह से रात का उल्टा दिन है, तो दयालु का उल्टा यहाँ पर कुपित है। अगर आपको शब्दों की समझ होगा तो आप समझ रहे होंगे कि रात का जिस तरह से उल्टा दिन है, उसी तरह से दयालु का उल्टा कुपित है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होने वाला है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होने वाला है, क्या? कुपित। प्रश्न 28 आपके सामने है कि खिलाड़ी टीम तो जहाज डैश, खिलाड़ी टीम तो जहाज डैश। फ्रेंड्स, खिलाड़ी टीम के बीच जो रिलेशन हो है, वो वही रिलेशन आपको जहाज और आपके आंसर के बीच होना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो खिलाड़ी टीम आप ध्यान से देखेंगे तो खिलाड़ी, बहुत सारा खिलाड़ी जब एक साथ मिलता है तो टीम बन जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी के समूह को टीम बोलते हैं। एक साथ जब बहुत सारा खिलाड़ी मिल जाता है तो वो उस टीम बन जाता है, यानी खिलाड़ी के समूह को टीम बोलते हैं। सेम उसी तरह से जहाज, जब बहुत सारा जहाज एक साथ मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेड़ा बोलते हैं। आप याद रखें इस शब्द को, क्योंकि ये आपको जानने वाली चीज है। यहाँ पर ये इसको जीके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब जहाज या बहुत सारा जहाज जब एक साथ मिलेगा तो बेड़ा, यानी जहाज का जो समूह समूह होता है उसको बेड़ा बोलते हैं। इसको आप याद रखें, जहाज का जो समूह होता है उसको बेड़ा बोलते हैं। खिलाड़ी का समूह को टीम, तो जहाज के समूह का बेड़ा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 बेड़ा होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर पेज नीचे में लिख रहे हैं जिसके कारण, तो आप राइटिंग पढ़ना जाए, प्रश्नों को समझे, ध्यान से देखें। आप प्रश्न को समझ जाएंगे उतना ही काफी है। प्रश्न 29 आपके सामने है कि शिक्षण विद्या तो चिकित्सा डैश, शिक्षण विद्या तो चिकित्सा डैश, यानी शिक्षण, आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें तो समझ में आएगा कि शिक्षण, शिक्षण करने से क्या होता है? विद्या की प्राप्ति होती है। शिक्षण करने से क्या होता है? विद्या की प्राप्ति होती है। सेम इसी तरह से इसके बारे में सोचिए कि चिकित्सा करने से क्या होता है? चिकित्सा करने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर औषधि दिया है, घाव दिया है, डॉक्टर दिया है, रोग मुक्ति दिया है। तो आपको पता है कि चिकित्सा करने से रोग की मुक्ति होती है, यानी रोगों से छुटकारा मिलता है। तो उसी तरह से फिर से देखिए आप कि शिक्षण से विद्या की प्राप्ति होती है, शिक्षण से विद्या की प्राप्ति होती है, तो चिकित्सा से रोग मुक्ति होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। आपका आंसर ऑप्शन 2 होगा, रोग मुक्ति। प्रश्न 30 आपके सामने है कि ग्रह खगोलज्ञ तो मौसम डैश, ग्रह खगोलज्ञ तो मौसम डैश, ग्रह खगोलज्ञ तो मौसम डैश। फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रश्नों को सॉल्व किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रह और खगोलज्ञ के बीच रिलेशन देखना है, जो रिलेशन इसके बीच होगा सेम उसी तरह से आपको रिलेशन के बारे में सोचते हुए मौसम और जो आपका आंसर होने वाला है वो आपको दिखाना है। तो फ्रेंड्स, ग्रह खगोलज्ञ, आप इसके बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रह खगोलज्ञ यानी ग्रह का जो अध्ययन करता है कौन करता है? खगोलज्ञ, यानी ग्रह का जो अध्ययन करने वाला था उसको खगोलज्ञ बोलते हैं। ग्रह का जो अध्ययन करने वाला होता है उसको खगोलज्ञ बोलते हैं। उसी तरह से मौसम, तो मौसम का जो अध्ययन करेगा उसको क्या बोलेंगे? मौसम का जो अध्ययन करेगा उसको क्या बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखेंगे तो दिया है बात सूचक। उसके बाद यहाँ पर मौसम विज्ञानी है, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये मौसम विज्ञानी है। उसके बाद उल्कास्म दिया है, वायु दाब मान दिया है। तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर मौसम का जो अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा? तो वो मौसम विज्ञान कहलाएगा। यानी ग्रह का अध्ययन खगोलज्ञ के द्वारा किया जाता है, तो मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान। प्रश्न 31 है आपके बीच की अधित्याग सिंहासन तो त्याग पत्र डैश। यहाँ चूंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है पेज का, यहाँ पर मतलब पेज दबा हुआ है, तो फ्रेंड्स आप प्रश्न को देखें, हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है कि अधित्याग सिंहासन तो त्याग पत्र डैश। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इस दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि अधित्याग सिंहासन, यानी अगर आपको शब्दों का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो आप समझ लेगा अधित्याग जो होता है, अधित्याग मतलब अपने अधिकार का त्याग, वह सिंहासन मतलब सिंहासन से रिलेटेड है।
यानी सिंहासन जो छोड़ता है तो उसको अधित्याग बोलते हैं। सिंहासन अगर कोई छोड़ता है, अगर कोई राजा अपना सिंहासन छोड़ता है यानी वो अपने अधिकार का त्याग करता है। सेम उसी तरह से त्याग पत्र को आप देखेंगे तो त्याग पत्र यहाँ पर पद का दिया जाता है। त्याग पर अगर कोई जॉब में है और जॉब छोड़ देता है तो वहां पर त्याग पत्र देना पड़ता है। त्याग पत्र तो यहाँ पर जिस तरह से अधित्याग का संबंध सिंहासन है से है, सेम उसी तरह से त्याग पत्र का संबंध पद से हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, पद। प्रश्न 32 आपके सामने है कि बाह्य भित्ति समुद्र, यानी ये बाह्य भित्ति जिसको इंग्लिश में एगोरे फोब बोला है, एगोरे फोब। तो बाह्य भित्ति समुद्र तो स्वान भित्ति डैश, बाह्य भित्ति समुद्र तो स्वान भित्ति डैश, स्वान भित्ति डैश। तो फ्रेंड्स, आपको शब्दों की जानकारी होगी तो आप इस प्रश्न को आसानी से समझ लिए होंगे, या फिर अभी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है। बाह्य भित्ति कहने का मतलब एक वर्ड है एग्रोफोब। अलग अलग के भय को हम अलग अलग शब्दों से मतलब बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दो दिया है बाह्य भित्ति। बाह्य भित्ति अगर आप देखेंगे तो जिसको इंग्लिश में एग्रोफोब बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि खुले हुए जगह से डर, खुले हुए जगह से जो डर होता है उसको हम बाह्य भित्ति यानी एगोरेफोब बोलते हैं। आप इसको याद कर ले। बाह्य भित्ति यानी खुले हुए स्थान से जो डर, जैसे समुद्र हो गया, समुद्र खुला जगह होता है और उससे क्या होता है, हम लोग के मन में डर होता है। तो वही यहाँ पर समुद्र है, यानी बाह्य भित्ति कहने का मतलब खुले हुए स्थान से जो डर है तो उसको बाह्य भित्ति बोलते हैं। तो समुद्र ले लिया है, खुले हुआ स्थान। उसी तरह से श्वान भित्ति, श्वान भित्ति जिसको साइनोफोब बोलते हैं, श्वान से ही आप समझ रहे होंगे श्वान का मतलब कुत्ता होता है और भित्ति मीन्स डर, तो श्वान भित्ति मतलब कुत्तों से डर। बाह्य भित्ति कहने का मतलब बाह्य की स्थान, जगह, बाहर वाला खुला जगह, तो खुला जगह से डर तो समुद्र ले लिया है। जिस तरह से समुद्र एक खुला जगह है जिससे हम लोग के मन में डर होता है, सभी के मन में डर होता है। उसी तरह से श्वान भित्ति, श्वान मीन्स कुत्ता होता है और भित्ति मीन्स डर, तो श्वान भित्ति यानी कुत्तों से डर। तो फ्रेंड्स, ये एगोरेफोब और साइनोफोब है, इसको याद रखें। एगोरेफोब जिसको हिंदी में बाह्य भित्ति बोलते हैं और बाह्य भित्ति कहने का मतलब है खुली स्थानों से डर। उसी तरह से श्वान भित्ति जिसको इंग्लिश में साइनोफोब बोलते हैं, यानी श्वान भित्ति कहने का मतलब कुत्तों से डर। तो जिस तरह से बाह्य भित्ति का रिलेशन समुद्र से, सेम उसी तरह से श्वान भित्ति का रिलेशन आपका यहाँ पर कुत्ता से होने वाला है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, क्या, कुत्ता। प्रश्न 33 है कि प्राचीन आधुनिक तो प्रायः डैश, प्राचीन आधुनिक तो प्रायः डैश। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिलेशन प्राचीन और आधुनिक के बीच होना चाहिए वही रिलेशन प्रायः और आपका जो आंसर होने वाला है उसके बीच होना चाहिए। बार बार हम इस बात को दोहराते आ रहे हैं, लेकिन आपको अब समझ हो जानी चाहिए कि प्रश्न को किस तरह सॉल्व करते हैं और प्रश्न को किस तरह से हम मतलब अपना आंसर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि इस दोनों के बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन प्राचीन और आधुनिक के बीच होगा वही रिलेशन आपका प्रायः और जो आपका आंसर होने वाला उसके बीच होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन का आधुनिक दिया है, प्राचीन आधुनिक, ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन और आधुनिक क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। सेम उसी तरह से प्रायः को देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा कि प्रायः का उल्टा क्या होगा। प्रायः का यहाँ पर नियमित दिया है, प्रायः का नियमित दिया है, सदा दिया है, कभी नहीं दिया है और कभी कभार दिया है। तो आपका आंसर यहाँ पर कभी कभार होगा। प्रायः का उल्टा कभी कभार होता है। प्राचीन का आधुनिक तो प्रायः का कभी कभार। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, कभी कभार, कभी कभार। फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी कभार कहने का मतलब आप इसको और अच्छी तरह से समझ ले ताकि आपको मतलब इसके गहराई पता चल सके। जैसे प्राचीन आधुनिक तो आप समझ रहे हैं, प्राचीन कहने का मतलब पहले का, आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है उस तरह से। तो सेम प्रायः, प्रायः कहने का मतलब कोई बार बार मतलब आने के सेंस में, प्रायः कहने का मतलब बार बार आने के सेंस में। और कभी कभार कहने का मतलब कि कभी कभार, नियमित नहीं, कभी कभार कहने का मतलब कि आते रहना लेकिन कभी कभार के सेंस में। तो वही यहाँ पर सदा नहीं लिखेंगे, सदा होता है बार बार के सेंस में, कभी नहीं मतलब कभी नहीं के सेंस में। और नियमित कहने का मतलब कि एक टाइम में लगातार, कि आते रहना, कि उस समय एक ही समय में रोज मतलब आना, नियमित मतलब रूप से। लेकिन कभी कभार कहने का मतलब कि कभी भी आ जाना। प्रायः है कि मतलब आते रहना, और कभी कभार है मतलब कि कभी कभार आ जाना, ये नहीं कि मतलब नियमित। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर प्रायः का उल्टा कभी कभार होगा, जो कि हमने आपको बता चुका है। प्रश्न 34 है कि प्रकट
तो गोपनीय, स्पष्टवादी तो डैश, प्रकट गोपनीय तो स्पष्टवादी डैश, प्रकट गोपनीय। फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आपको शब्दों की समझ हो तब। जिस तरह से हमने अभी ऊपर वाले प्रश्नों को आपको दिखाया कि अपोजिट वर्ड से उसको मतलब रिलेशन शो कर रहा था, यानी अपोजिट वर्ड आपको दिख रहा था, सेम यहाँ पर भी वही है। प्रकट का गोपनीय, प्रकट करने का गोपनीय, प्रकट मतलब दिखाना, शो करना, गोपनीय मतलब छुपा करके रखना, गुप्त रखना। उसी तरह से यहाँ पर प्रकट क्या है, गोपनीय का अपोजिट है। प्रकट का अपोजिट गोपनीय, यानी प्रकट का उल्टा गोपनीय या फिर गोपनीय का उल्टा प्रकट बोल सकते हैं। सेम उसी तरह से स्पष्टवादी, स्पष्टवादी कहने का मतलब भी सच बोलना, साफ साफ सच बोलना। तो स्पष्टवादी का उल्टा अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं सर्वोत्तम दिया है, गुप्तचर दिया है, सत्य दिया है, झूठा दिया है, टोल दिया है। तो यहाँ पर तो आपको स्पष्टवादी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस तरह से प्रकट का गोपनीय उसी तरह से स्पष्टवादी का क्या होगा, झूठ होगा। स्पष्टवादी का झूठ, यानी जो स्पष्टवादी यानी जो सत्य बोले, और झूठ यानी झूठ स्पष्ट न बोले। तो यहाँ पर आपका आंसर 34 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। 34 का आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्या, झूठ। प्रश्न 35 आपके सामने है कि सूखना, आर्द्रता तो धुंधला डैश, सूखना, आर्द्रता तो धुंधला डैश, सूखना, आर्द्रता तो धुंधला डैश। फ्रेंड्स, इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड के सेंस में दिया गया। आपने अभी तक तुरंत ऊपर में 2 प्रश्न जो था वो अपोजिट वर्ड से मतलब रिलेशन दिया गया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखने को मिलेगा। सूखना का आर्द्रता दिया है। सूखना, आपको पता है कि सूखना कहने का मतलब कि जल का निकलना, जल न रहना, यानी सूखना। आर्द्रता है कि उसमें जल की मात्रा होना। तो सूखना का आर्द्रता दिया है। उसी तरह से धुंधला, धुंधला मतलब न दिखाई देना उस सेंस में। तो धुंधला का यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो प्रकाश दिया है, हास दिया है, धूल दिया है, प्रतियोगिता दिया, और 5 इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर इस सेंस में सोचेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि ये यहाँ पर जिस तरह से सूखना का आर्द्रता, सूखना यानी जल का निकलना, जल का न रहना, उसी तरह से उसका ठीक उल्टा है कि आर्द्रता, आर्द्रता करने का मतलब जल की मात्रा होना। सेम उसी तरह से धुंधला, धुंधला मतलब न दिखाई देने के सेंस में, उसी तरह से इसका यहाँ पर प्रकाश, धुंधला का प्रकाश। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होने वाला है, प्रकाश। प्रश्न 36 आपके सामने है कि विवाह समारोह तो मृत्यु डैश, विवाह समारोह तो मृत्यु डैश। फ्रेंड्स, विवाह का यहाँ पर जो रिलेशन समारोह के साथ है वही रिलेशन आपका मृत्यु और जो आपका आंसर होने वाला उसके बीच होना चाहिए। तो विवाह समारोह, आप ध्यान से सोचेंगे तो विवाह जब होता है यानी शादी विवाह कहने का मतलब, तो क्या हम लोग समारोह मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, समारोह। सेम उसी तरह से आप सोचेंगे कि मृत्यु, अगर कोई मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, विफलता, ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता है। विषाद, ये तो कोई भी मतलब, खुशी, खुशी तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि कोई मरता है तो क्या हम लोग खुश होते हैं, नहीं। तो यहाँ पर एक क्या होगा, विलाप होगा। अब फिर से देखें कि विवाह, विवाह जब होता है तो हम लोग समारोह मनाते हैं, विवाह जब होता है तो हम लोग समारोह मनाते हैं। उसी तरह से मृत्यु, अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग विलाप करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी आपका आंसर विलाप होगा। और आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन विवाह और समारोह के बीच है, सेम उसी तरह से आपको मृत्यु और विलाप के बीच देखने को मिल रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्या, विलाप। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो का अंत करने वाले हैं। आपको बता दें कि एनालॉजी टेस्ट का जो सभी प्रश्न है, हम बार बार इस बात को दोहराते आ रहे हैं कि एनालॉजी टेस्ट का जो सभी प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और प्रश्नों को सीखने का कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप का इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए वर्ड पर, शब्द पर पकड़ होनी चाहिए, शब्दों की अर्थ की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आपको शब्दों के अर्थ की अच्छी समझ होती है तो आप इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेते। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एनालॉजी टेस्ट को ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।